बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहते हैं हम तमाम देखने वालों को। पाकिस्तान में जो हमारे सियासतदान हैं वो सियासत की आड़ के अंदर बिल्ली चूहे का एक खेल है, वो खेलते चले जा रहे हैं। जिद है, अना है और तकरार है, ये दोनों तरफ नज़र आ रही है। चाहे वो फिर PTI हो, चाहे फिर वो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी हो, वहाँ पर यही हालात हैं। सियासतदानों को सिर्फ अपनी अपनी दुकान का पता है, सियासत का पता है, इकॉनमी के हालात क्या है इसके ऊपर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। इकॉनमी जो है वो बद से बदतर होती चली जा रही है। वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि जो मुल्क की मईशत है वो बेहतरी की जानिब गामजन है, मगर जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट है उसने तो पूरी की पूरी कलई खोल के रख दी है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट कहती है कि वफाकी हुकूमत कर्जों के बोझ तले बुरी तरह से दब चुकी है और कर्जों का ये जो हजम है ये तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका हुआ है। इसके ऊपर, इकॉनमी के ऊपर आज बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू हम प्रोग्राम मुकाबिल में करने जा रहे हैं, मगर कुछ और भी जगह है जिनके हालात बहुत ज़्यादा कशीदा है। जैसे कुरम का मामला है, अमन मुआहिदा हो गया मगर हालात जू के तू हैं। हुंजा की अगर बात कर ले तो हालात वहाँ पर भी ख़राब हैं और रही से एक कसर जो है वो पाकिस्तानी अवाम के हवाले से पूरी करती है कौमी ग़ज़ाई सर्वे। ये सर्वे पाकिस्तानियों की हालत के बारे में इतना तशवीशनाक है कि समझ नहीं आती कि हम पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी रियासत के अंदर रहते हैं जहाँ पर दिन रात हमें ये लोग बड़े मसरूफ़ी अमल नज़र आते हैं, मगर इनफैक्ट इसका जो नतीजा है वो हमें 0/0 नज़र आता है। आमिर साहब, मैंने जैसे कहा कि इकॉनमी के हालात तो इतने बदतरीन हैं, बुरे हालात हैं, इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, मगर आखिर इन सियासतदानों को जो वोट लेके आते हैं इनको क्यों नहीं फिक्र इकॉनमी की क्या हो रहा है? ये तो अपनी दुकान चमका के बैठे हुए हैं, बस आ जाओ मुज़ाकरात कर लो। बड़ा सूट करता है ना ये कि आप देखें इस वक्त 98% जो टॉक शोज हुए हैं वो इकॉनमी की तरफ नहीं हुए। वो यही होता है, उन्होंने ये कहा गुफ्तगू हो रही है, नहीं हो रही, ये चल रहा है। आज तो तकरीबन दोनों साइड्स ने ये कह ही दिया है कि ये इसका ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि ये ला हासिल होगी मुलाकात, मगर ये है कि उन्होंने कहा है जी उन्होंने कुछ कह दिया तो इसलिए बेमकसद है, देखिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। पहले इरफान सिद्दीकी साहब ये बहाना कर रहे थे कि जी इन्होंने लिख के नहीं दिया जो है, और दूसरी तरफ से वो कह रहे हैं कि जी इनके ये इख्तियार नहीं है, मुलाकात नहीं करवा सकते, तो बाकी क्या डिलीवर करेंगे। मेरा आपको पता है और मेरा ख्याल आपका भी एक कंसिस्टेंट यही बयान रहा है कि इस बातचीत के अमल से कुछ नहीं निकलेगा, इससे हल नहीं निकलेगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक फंडामेंटल कॉन्ट्रडिक्शन है, एक बुनियादी तजाद है, और वह तजाद ये है कि ये हुकूमत अगर PTI की चीज़ें मान ले कि उनको भी रहा कर दे, पार्टी को भी रहा कर दे, और बाद में फिर 8 फरवरी वाली भी बात आएगी, अभी नहीं तो कभी आएगी, तो उसका मतलब है कि अपना ही गवर्नमेंट छोड़ के, अपना इख्तियार छोड़ के ये जो है घर चले जाएं, जो कि ये नहीं जाना चाहते। इसलिए सूट करता है, टाइम मिल रहा है, उनकी क्रेडिबिलिटी बन गई है हुकूमत की कि उनसे वो अपोजिशन बात कर रही है। और दूसरा उनके लिए भी जो है, अगर ये PTI ये मान जाए, फ़र्ज़ करें उनके डिमांड्स पे, तो ये अगर ख्याल है कि PTI जो चुप करके बैठ जाएगी, इमरान खान उसके बाद फिर जो है ना बनी गाला के अंदर कुंडियाँ लगा के बैठ जाएंगे और कोई 8 फरवरी पे भी बात नहीं करेंगे और कोई सियासी जुलूस जलसा भी नहीं करेंगे, तो उनकी भी सियासी मौत है। तो अगर फ़र्ज़ करेंगे बात वक्ती तौर पे उनको रिहाई मिल भी जाती है, तो ये दोबारा यहीं से ये सिलसिला शुरू हो जाएगा, जहाँ से सिलसिला मुनक़ता हुआ तो ये इसके अंदर कोई ये मुझे आगे जाती हुई ना बातचीत में से कोई सियासी सोल्यूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि इसके अंदर बुनियादी जो ऑब्स्टिकल्स हैं। अब जो है कि सूट करता है कि इस दौरान में इकॉनमी की फॉर एग्ज़ाम्पल बिल्कुल बात नहीं हो रही, और मज़गा खेज़ गवर्नमेंट के जो क्लेम्स होते हैं, आज फॉर एग्ज़ाम्पल 2 सारा दिन, ये हमने भी इब्तदाई में आपने दिखाया ही है, एक तो शहबाज शरीफ साहब ने आज उन्होंने ये एक इंडिया दे दिया है, हर दूसरे चौथे रोज़ जो है ना गवर्नमेंट आगे कह देती है कि बिजली के, एक अजीब ट्रेंड ये है मज़गा खेज़ बात कि ये गवर्नमेंट जो है बजाय इसके, हुकूमतें इसलिए होती है कि मसाइल का हल निकालें, ये क्या करते हैं लोगों के साथ मिलकर ना मसाइल की निशानदेही करनी शुरू करते हैं। लोग कहते हैं महंगाई है, लुट गए मर गए, शहबाज शरीफ उनसे ज़्यादा आके कहना शुरू करते हैं महंगाई है, लुट गए मर गए।
ओ भाई आप हुकूमत हैं, आपने इसका मसाइल का हल निकालना है। तो वो आज भी ये फरमा रहे थे कि देखें ये मईशत नहीं चल सकती जब तक बिजली इतनी महंगी है, ये कल परसों भी ये फरमा रहे थे। तो भाई उसका हल निकालें। हमें को पैगाम दे रहे कि हमें बड़ी फिक्र है आज आपकी। आज उन्होंने ये क्लेम किया है कि जनाब ये हम 10 रुपए पर यूनिट जो है कम कर देंगे। वैसे तो 60 रुपए की जो यूनिट है 10 रुपए से भी फर्क नहीं, मगर 10 रुपए बहुत बड़ा फर्क है। मुझे जब ये करेंगे उसकी तफसील नहीं बताई कि कैसे करेंगे, क्योंकि वैस लगारी साहब जो IPPs वाली जो कह रहे हैं कि 18 IPP से मुआहिदा हो गया है, उससे 1-2% से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, 2 रुपए से ज़्यादा पर यूनिट का फ़र्क नहीं पड़ता। टैक्सेस में ये 25 रुपए के जो 60 रुपए के अंदर आपको पर यूनिट देने पड़ते हैं। टैक्सेस इसलिए मुझे कम उम्मीद है कि ये पहले ही 386 बिलियन रुपीज़ 386 अरब रुपए की एक गैप है, शॉर्टफॉल है, टैक्सेस की कमी है जो इन्होंने IMF से कमिट किया है, टारगेट में कमी है। तो वो अगर यहाँ से कम करेंगे तो वो तो और शॉर्टफॉल बढ़ जाएगी। और तीसरा लाइन लॉसेस जो है, ये एक नालायक हुकूमत, नालायक डिपार्टमेंट है और उनके वो ना सिर्फ कम नहीं हो रहे बल्कि बढ़ रहे हैं। सो मुझे ये जब तफसील आएगी कि ये करेंगे, क्योंकि लगारी साहब जो थे वैस लगारी, वो ये कह रहे थे कि ये करेंगे तो कुछ सालों में उम्मीद है कि 2-4 रुपए कम हो जाएंगे। एकदम से 10 रुपए का कह तो दिया है। अभी आने दें तफसील के, ये जब 10 रुपए की कर लेंगे तो फिर उसके ऊपर तबसरा करेंगे। दूसरा जो है फाइनेंस मिनिस्टर साहब औरंगजेब साहब, उन्होंने भी आज इस तरह यही निशानदेही कर दी कि देखें ये जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं इनके 900 रुपए का लॉस है, इनके साथ वो नहीं चलता। और भाई तो करें ना प्राइवेटाइज, इनसे जान छुड़ाएं। तो आपने PIA की थी, वो सारी जग हंसाई हमारी हुई। वो जो है क्या 10 अरब रुपए दे रहे थे, 80 अरब से 10 अरब रुपए की वो लेके आ गए थे। तो वो कह रहे हैं आपने IMF से कमिटमेंट की हुई है कि आप कम से कम 2 डिस्कोस को प्राइवेटाइज करेंगे, वो बल्कि टारगेट नहीं पूरा हो रहा। तो ये इस तरह के क्लेम्स किए जाते हैं। गवर्नमेंट की सुने तो वो इस तरह का तासुर देते हैं कि जनाब उन्होंने इस्तेहकाम लिया है और हमारी इकोनॉमी ठीक हो गई है। 2 अरब की वो भाई वो रोल ओवर आपने कमिटमेंट की थी UAE, वो तो डिले कर रहे थे। तो अच्छी बात है अगर उन्होंने रोल ओवर $2 अरब कर दिया है तो जितना मर्जी लोग शोर मचाएंगे जी, वो देखें ये पता नहीं क्यों क्या हुआ, मैं उस बहस पे नहीं जाना चाहता, मगर अच्छी बात है। मगर उससे मसले हल नहीं होते, क्योंकि IMF जो है वो मार्च में इन्होंने जाना है और तमाम इशारे आ रहे हैं कि इन्होंने टारगेट्स पूरे नहीं किए। इन्होंने फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने कहा कि 386 अरब रुपया उसकी शॉर्टफॉल आ रही है और ये कह रहे हैं कि साल के आखिर तक मार्च में ये जाना है, ये 1400 अरब रुपए की शॉर्टफॉल हो सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा है अगर इस तरह ये ट्रेंड रहा। फिर उन्होंने जो है सरप्लस सूबे के दिखाने थे कि जी वो तो पंजाब का जिस तरीके से बड़े मशकूक अंदाज में एकदम से रातों रात सरप्लस दिखा दिया है। पहले वो डेफिसिट था, एकदम सरप्लस हो गया 140 अरब का, उसके ऊपर सवाल है। फिर जो है इन्होंने ताजिर दोस्त के ऊपर, ताजिरों के ऊपर कहा था जनाब हम 23-24 अरब रुपया देंगे, वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, वो भी इनका टारगेट नहीं हुआ। फिर उन्होंने एक नेशनल फिस्कल पॉलिसी बनानी थी जिसके जरिए के वफाक से सूबों को काफ़ी सारे फंक्शंस डिवॉल्व करने थे, देने थे, वो नहीं टारगेट दिया गया। फिर एग्रीकल्चर टैक्स का पंजाब में कानून तो बना दिया है, इसका इन्होंने कमिटमेंट की थी कि नए साल से पहले इसको इम्प्लीमेंट भी चारों सूबों में करेंगे। तो किसी जगह भी दूर दूर तक भी इस टारगेट की कोई खबर नहीं आ रही कि वो पूरा कर दिया गया है। फिर मैंने जिस तरह का कि डिस्कोस 2 प्राइवेटाइज करने थे और उसकी एक ब्लूप्रिंट देना था कि प्राइवेटाइजेशन का कैसा होगा, वो नहीं कर पाए हैं। और ऊपर से क्लेम्स बड़े बड़े, ये जो उड़ान पाकिस्तान बड़ा बड़ा कि जी वो 6% जो है वो जो ग्रोथ रेट लेंगे वो 3-3.5 से भी वो कह रहे हैं 2.5% होगी ग्रोथ, उससे ज़्यादा नहीं होगी। आज खुद औरंगजेब फाइनेंस मिनिस्टर खुद कह रहे थे कि नहीं जनाब हमारा मॉडल जो है ना वो कर्जे लेके ग्रोथ नहीं कर रहा। लेकिन औरंगजेब साहब की जो आप बात कर रहे हैं आमिर साहब, ये जो इकोनॉमी है इसके ऊपर कुछ देर में हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी इसके ऊपर डिटेल लेंगे। लेकिन जो औरंगजेब साहब की आप बात करें आमिर साहब, वो कह रहे हैं कि IMF के पास हम जाएंगे तो सही, लेकिन जिन चीज़ों के ऊपर आपने निशानदेही की वो कह रहे हैं इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, जैसे जून 2025
25। उन्होंने कहा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि गवर्नमेंट अपने अखराजात कम करे, IMF की डिमांड भी है, हम राइट साइजिंग का अमल जो है वो मुकम्मल कर लेंगे जून तक। उन्होंने जो ये हो है जाएगा हमारा जो टारगेट पे काम जो अभी तक चल रहा है, मैंने ये पूरी लिस्ट पे आपके सामने पेश की है कि ये टारगेट पूरे नहीं हुए। जो राइट साइजिंग का भी ये जब होगा तब होगा, ये कह दिया उन्होंने कि 1.5 लाख बंदों को हम फारिग कर रहे हैं, जो नई भर्तियां करनी थी वो नहीं कर रहे, उससे हम कर रहे हैं, मगर बाकी कब करेंगे ये सुनते आ रहे हैं बड़े अरसे से, ये कई दफा अनाउंसमेंट होती है, मगर जो पाइड की रिपोर्ट आई थी और नजीमुल हक जिसकी वजह से उनकी छुट्टी हो गई, बिल्कुल 8 ट्रिलियन 8,000 उन्होंने कहा इनका सालाना ब्रोक्रेसी का, गवर्नमेंट की इनकी सिर्फ तनख्वाहों और पर्क्स और पेंशन का खर्चा है। टोटल जो आपने रेवेन्यू आना है इस साल वो 13 ट्रिलियन का कहा हुआ है, जो कि टारगेट पूरा नहीं होता हुआ नजर आ रहा। तो जब इतना ज्यादा खर्चे हैं और गवर्नमेंट की रोज आप देखें वो जो है लल्ले तलल्ले चलते रहते हैं, बड़े बड़े जहाजों में टूर चलते रहते हैं, कोई शहाना तर्ज अमल है वो वाला नजर नहीं आ रहा। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि IMF से इनको बड़ी मुश्किलात मार्च में होंगी, और ख़ास तौर पे 2 और तलवारें लटक रही हैं। एक अमेरिका में ट्रंप साहब के आ गए हैं और उन्होंने जो खास तौर पे मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से पहले ही ऑब्जेक्शन कर दिया है। दूसरा EU वाली ज़्यादा ख़तरनाक है कि उनका जो GPS प्लस का उन्होंने कहा है कि जनाब आपने ये माहिदे किए हुए हैं और उसके मुताबिक अगर ये मिलिट्री कोर्ट का फैसला आज अदालत के अंदर वो थोड़ी सी समात उसकी तो हुई है, फिलहाल देखते हैं। ऑब्जर्वेशंस के ऊपर मैं नहीं जाता, वो ऑब्जर्वेशंस तो ये वाली आ रही हैं, मगर देखेंगे जब वो फैसला आएगा। मगर वो अगर वो फैसला आ जाता है मिलिट्री कोर्ट्स वाला, तो फिर ये EU वाला मामला जो है वो बड़ा ही खतरनाक है। और ये IMF के बोर्ड पे हैं, यूरोप भी, अमेरिका भी, बरतानिया भी। कब तय जा रहा है आमिर साहब कि उसका सबसे ज्यादा असर होता है IMF के पास? अब जितने मसाइल हैं IMF के पास तो कतन क्या लेके जाएंगे। मुजम्मिल असलम साहब को मैं सुन रही थी आमिर साहब, जो पाकिस्तान के हालात आप विफाक के बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है दूध और शहद की नहरें तो सिर्फ KPK में बह रही हैं, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ ही मौजूद है, मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। आमिर साहब इनसे जरा फॉर्मूला अगर गवर्नमेंट ले लेना तो मेरा ख्याल है बाकी सारे सूबे भी चल जाएंगे। मैं मुजम्मिल गवर्नमेंट जो है बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आती है, आज प्राइम मिनिस्टर भी, फाइनेंस मिनिस्टर भी, कि एज इफ दूध और शहद की जिस तरह इन्होंने कहा नहरें बह रही हैं। इनका ये कॉन्फिडेंस किस बेसिस पे है कि इकोनॉमी स्टेबलाइज हो गई है? देखिए बात यह है कि कोई चीज होती है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जिसे कहते हैं ना, कि कोई भी आप अदालत में भी जाए तो आपके पास कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो, सनद हो, जिसकी बेसिस पे आप कह सकें कि जी मेरी जो चीज है अब वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। IMF है, IMF अभी आज की ब्लूमबर्ग की हेडलाइन है, उनका एनालिस्ट है अंकुश शाह, वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम खतरे में। ये आज की हेडलाइन है, आई डोंट नो आपकी नजर से गुजरी है कि नहीं गुजरी। मैंने वो भी देखी है। मैं फिर हफीज पाशा साहब बड़े मोतबर इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं, उनका कल का आर्टिकल था, उन्होंने कहा कि इनको IMF के अंदर बड़ी प्रॉब्लम होगी, ये टारगेट्स मीट नहीं कर सके। जी, दूसरा जो है, एक चीज होती है कि हर चीज का थर्मामीटर होता है, जो मईशत का थर्मामीटर होता है वो रेटिंग एजेंसीज होती हैं। रेटिंग एजेंसीज जो हैं, पाकिस्तान के रिजर्व भी 11-12 अरब डॉलर पे आ गए, वो पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड्स नहीं कर रहे। ऐसी क्या वजह है कि रेटिंग अपग्रेड नहीं हो रही? तीसरी चीज ये कि स्टेट बैंक के गवर्नर खुद कल स्टैंडिंग कमेटी में बोल रहे हैं कि हमारे जो 12 अरब डॉलर के जखायर हैं उसमें हमने 9 अरब डॉलर पिछले 1 साल में मार्केट से डॉलर खरीदा है। यानी कि दुनिया में अगर आपका कॉन्फिडेंस बेहतर हो रहा है, इकोनॉमी बेहतर हो रही है, तो चले कोई सरमायाकारी नहीं तो इन्फ्लोज तो आने चाहिए ना। इन्फ्लोज ही रुक गए पाकिस्तान में, और बैरूनी कर्जा तो कोई देने के लिए तैयार नहीं है। ये भी चले ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि ये बैरूनी कर्जा इनको कोई दे देगा तो बाद में ये तो चढ़ा के चले जाएंगे पाकिस्तान में। तो शुक्र है अभी लोकल करेंसी में कर्जा ले रहे हैं, तो डॉलर का कर्जा बड़ा खतरनाक होता है। तो अब जो है ये डॉलर मार्केट से खरीद रहे हैं 9 अरब डॉलर के मतीन साहब, इन्होंने 1 साल में डॉलर जो है मेरे पास ये खबर पड़ी हुई है, आगे मैं आपसे बल्कि पूछने वाला था कि इसका इम्पैक्ट जो है, इसका मतलब ये है कि जो डॉलर 278 पे है, ये कोई 40-45% जो है उसकी वजह से ये डिवैल्यूड है। देखिए इसमें इन्होंने वो किया ना, अब आपके सामने है 0.92% हमारी ग्रोथ है। अब 0.92% अभी ग्रोथ है। पहला साल जब ये आए थे मनफी ग्रोथ थी, दूसरे साल में 2%, 3 साल में
एवरेज ग्रोथ इनकी 1% है। ये क्या जाहिर करती है कि मुल्क में तेजी से लोग बेरोजगार हो रहे हैं और उस बेरोजगारी की वजह से लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हो रही है। कुव्वत खरीद खत्म होने की वजह से मुल्क का दरामदी बिल बिल्कुल बैठ गया और वो दरामदी बिल बैठने की वजह से पाकिस्तान को इस वक्त बाहर डॉलर भेजने की जरूरत नहीं पड़ी। वो जो चीज की वजह से मार्केट में इजाफी डॉलर आ गया, वो डॉलर जो है हुकूमत पकड़ पकड़ के अपने कर्जे आगे पीछे अपनी दुकान चला रही है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान की कितनी बुरी। अब ये स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। स्टॉक मार्केट जो 2024 है, $183 मिलियन फॉरेनर ने शेयर्स की सेलिंग की है। $183 मिलियन की मार्केट से शेयर बेच के गया। तो ये कौन सा कॉन्फिडेंस ऐसा है कि जिसमें आपका फॉरेनर भी शेयर बेच के चला गया, रेटिंग आपकी बढ़नी भी, ग्रोथ आपकी बैठी हुई है, IMF प्रोग्राम खतरे में। ये तो आप लोगों की मेहरबानी है, आप लोगों से मतलब आप डायरेक्ट ना ले लीजिएगा, मीडिया की मेहरबानी है। वो जो है 9 बजे के खबरनामा कम होता है और उसमें पंजाब हुकूमत के इश्तिहार चलते हैं, फिर फेडरल हुकूमत के चलते हैं। आप देखें उड़ान प्रोग्राम, आपकी भी माफ कीजिएगा, मैं उड़ान पे आ रहा हूँ। थोड़ी सी मेहरबानी आप लोगों की भी है कि 99% जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो ही सेड शी सेड कि उन्होंने कहा वो सियासत बराए सियासत इशू से। ये बड़ी मुश्किल से आप जैसे 2-3 लोग ही हैं PTI में जिनको पकड़ के हम इकोनॉमी में भी बात कर सकते हैं जी। तो वो दूसरा ना, अब देखिए उड़ान प्रोग्राम, उस दिन उड़ान प्रोग्राम वो जो है उन्होंने 3 साल में औसत 1% से ग्रो नहीं कर रहे। जो एहसन इकबाल साहब ने 5 साल, 10 साल और 22 साल प्रोग्राम दिए, वो मुसलसल 22 साल 9.8% के हिसाब से पाकिस्तान को ग्रो करा रहे हैं। तो आज क्या हुआ कि इनके फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टैंडिंग कमेटी में बोल दिया ऐसा कोई मजाक नहीं करो, हम जो है मुल्क की जो है 3-4% से ऊपर ग्रोथ नहीं जाने देंगे। 4% भी ले बहुत बड़ी बात है। तो ये जो उन्होंने मान लिया आज के जो ग्रोथ 3.5% जो बजट में कही थी, उन्होंने कोट एंड कोट उन्होंने कहा ये 2.5 और 3.5 के दरमियान में होगी, कम होगी। 4-5 वाली बात उन्होंने बिल्कुल नहीं की, बल्कि उन्होंने रिफ्यूट कर दिया, जिस तरह आप कह रहे हैं औरंगजेब साहब ने इनको, एहसन इकबाल को और डार साहब को, कि जनाब ये जो ग्रोथ वाले बाकी फिगर्स हैं और ये कर्जों के बुनियाद के ऊपर ग्रोथ हम नहीं करने वाले। जी ऐसा इसमें डार साहब नहीं है, एहसन इकबाल साहब, ये इनका पुराना शौक है। ये आते हैं, वो लंबी लंबी बना के चले जाते हैं कहानियां और अपने दफ्तर में अकेले बैठ के जो दिल चाहता है नंबर डाल देते हैं कंप्यूटर में। 2010 का आपको याद होगा विजन, फिर 2025 का, अब इन्होंने 2035 से 47 तक का विजन दे दिया, जो ये खुद ही होममेड जो है बनाते हैं और जो है 3-4 दिनों में जो है फिर बनाकर उसकी ऐसे तकरीब की, उसमें जो है ऐसे दिखाया कि पूरा मुल्क जो है उनके साथ जैसे इन्होंने कंसल्टेशन की। केपी की हद तक इन्होंने हमसे मतलब पूछा भी नहीं, हमें कोई भेजते तो हम इनकी शायद मदद कर देते, कोई करेक्शन कर देते, कोई एडिट कर देते या इनको कोई मशवरा दे देते। अब बताएं कि ये डॉक्यूमेंट जब कहीं बाहर किसी को देंगे तो वो इनकी कॉम्पिटेंस पे कितने सवाल करेगा और कहेगा कि ये क्या मुल्क है, ये क्या इनकी हालत है। तो कौन पैसे लगाएगा इस तरीके से अगर आपकी आदतें हों। पिछले दिनों खुद आप लोग के प्रोग्रामों में सुन रहा था कि 3-4 दफा सऊदी अरब गए, इधर उधर गए सरमायाकारी लेने, उन्होंने कहा कोई प्रोजेक्ट तो ले आओ अल्लाह के बंदे कि हवा में पैसे दे दें। इनको 99 की आदत लगी हुई है, बम धमाका किया, जाके ऑयल फैसिलिटी ले आए, जाके पैसे पकड़ लिए। अब दुनिया चेंज हो चुकी है, रियलिटी चेंज हो चुकी है, लोग चेंज करें, कोई काम के बंदे लेकर आए, कोई ढंग की बात करे, जो कोई सीरियस भी ले उसको। आप पता नहीं कहां से कहां। अब आप देखिए वो अभी दिसंबर की छुट्टियों में मैं हैरान हो गया कि अच्छे भली लोग, जो पढ़े लिखे लोग जो आते जाते रहते दुबई, उनके वीजे रिजेक्ट हो रहे हैं। फिर बीच में आए कि फैमिलीज के साथ वीजे मिलेंगे, फैमिलीज के वीजे रिजेक्ट हो रहे हैं। इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा। मतलब आपका मतलब ये एक परसेप्शन लेवल जो है इतना तेजी से नीचे गिर रहा है। पहले तो आपका पासपोर्ट बदनाम था, लेकिन ये 5-6 मुल्क थे जिसमें आप जाते थे, टिकट खरीदते थे, वीजा किसी को मिल जाता। अब यहाँ पे जिनके अमेरिका के वीजे लगे हुए, कनाडा के लगे हुए, मैं एक मेरे दोस्त को जानता हूँ, उनका इस वक्त यूके का वीजा, कनाडा का वीजा, अमेरिका का वीजा लगा। दुबई ने उनकी पूरी फैमिली का वीजा रिजेक्ट कर दिया। अभी ये 2-3 दिन पहले की बात है। और ये इतनी बड़ी कंप्लेन आ रही है। अब आपकी पाकिस्तान की एक ही चीज रह गई कि दुबई वाले के रूलर जो है रहीम यार खान में शिकार कर रहे हैं और उसके जो ऑप्टिक्स उन्होंने प्रोवाइड किए हैं और फिर जो उस पर लुटियां डाल रही हैं कि $2 बिलियन का रोल ओवर कर दिया है और वो गाड़ी ड्राइव प्राइम मिनिस्टर की कर रहे हैं। तो आम आदमी के वीजे नहीं लग रहे, उनके तो लग रहे हैं।
सर बात यह है कि $2 अरब का रोल ओवर वो दुबई वालों के पास चॉइस क्या थी, यूएई वालों के पास? उनको पता था मिलना तो वैसे नहीं है, तो चलो एहसान कर दो, नया पैसा दे नहीं रहे। जो 3 साल से वो क्या अक्सर ये शेर पढ़ते रहते हैं, जहां से हम निकलेंगे काफिला निकलेगा, वहीं एड़ी पता नहीं चश्मा निकलेगा। तो ये 3 साल से जा के कभी रिसीव करते हैं, कभी आते हैं जाते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि अभी मुझे जो सबसे बड़ा कंसर्न हुआ है, ये 18 लाख पाकिस्तानी 2 साल में पाकिस्तान से बाहर गए हैं रोजगार के चक्कर में। अभी ये टूरिस्ट और विजिट वीजा नहीं लग रहे, तो आने वाले दिनों में अगर ये चीज इन्हीं लोगों को अपने वीजा वर्क वीजा रिन्यूअल कराने में इश्यू हुआ, तो जो रेमिटेंसेस से हल्की फुल्की गाड़ी चल रही थी, कहीं उसपे भी ना इम्पैक्ट आना शुरू हो जाए। तो ये बड़े सीरियस क्वेश्चन है, इनको सोचना चाहिए। ये पता नहीं कौन सी दुनिया में बैठे हैं, माशी स्टेबिलिटी आ गई है, किसने इनको ये बता दिया, कहीं किसने एक्नॉलेज कर दिया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही, स्टॉक से पैसा निकल गया है। आप $9 अरब मार्केट से खरीद रहे हो, अब मार्केट को जब पता लगेगा कि हमारे डॉलर ये स्टेट बैंक से खरीद रहे हैं, तो वो भी हाथ टाइट कर देंगे, वहां से फिर गुजारा कैसे होगा? उसका एक और फिगर सामने आया है खौफनाक, जो है कि जी अब टोटल जो डेट है वो 70 ट्रिलियन पे आ गया है, और ये सिर्फ 3% के लिहाज से बढ़ा है, पिछले 6 माह में खौफनाक बढ़ा है। और ये जो डोमेस्टिक है 48 ट्रिलियन इसमें से डोमेस्टिक है, विच इज़ अप फ्रॉम 47 ट्रिलियन से बढ़ के जो है ना ये 1.5 ट्रिलियन जो है 6 महीने में बढ़ा है। मैं मतीन साहब इसमें आपको बड़ा आसान कर देता हूँ। अप्रैल 2022 से ये नवंबर तक का नंबर है। इनकी हुकूमत को आए हुए 29 महीने हो गए, अगर आप यूं बीच में केयर टेकर भी मिला लें तो 29 महीने से ये इक्तदार में। इमरान खान के 42 महीने थे पूरे, तो तकरीबन और 6-8 महीने बाद इमरान खान के इक्तदार के बराबर पहुंच जाएंगे। इनके नवंबर तक के 27 माह में इन्होंने 27,000 अरब रुपए कर्ज दिए, औसत एक महीने में 1,000 अरब रुपए। अभी जो आखिरी महीने का जो हाँ 1 ट्रिलियन पर मंथ ये कर्ज ले रहे हैं, और अगर आप उसको डॉलर में कन्वर्ट करें तो $3.5 अरब जो IMF हमें 5 सालों में देगा, वो जो है उसका आधा जो है ये 1 साल में जो है रुपयों में कर्ज ले रहे हैं। अब इसमें सबसे जो मुझे परेशान कुल बात ये लगी कि नवंबर के महीने में सिर्फ 1250 रुपए इन्होंने कर्ज लिया। अब कहाँ ये मतलब हो रहा है, क्या मैनेजमेंट हो रही है? फिर आते हैं टीवी में कि जी हमें सस्ती बिजली देंगे। तो अब अभी एक तरफ उड़ान में $60 अरब की एक्सपोर्ट की बातें कर रहे थे एहसन इकबाल साहब, आज वजीर आजम कह रहे हैं कि जी उंगलियां उठा उठा के जैसे वो बात करते हैं यूं करके कि जब तक बिजली नहीं होगी और टैक्स कम नहीं होगा इस मुल्क की एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी। तो भाईजान को आप उड़ान प्रोग्राम में जो लंबी लंबी बातें कर रहे थे उसका क्या फिर? तो इससे आप अंदाजा लगाएं विजन का। इट इज सच अ बिग, जो 29 महीने पाकिस्तान के गुजरे हैं, इतना हम पीछे चले गए हैं और हमारा इतना बड़ा जिसे कहते हैं लोगों के सामने कॉम्पिटेंसी एक्सपोज हुई है। मुझे तो बड़ा मतलब आने वाले दिनों में बड़ी उलझन हो रही है। मुज़म्मिल, मैं आपके ज्वाइन करने से पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा था, मुझे समझ नहीं आई है क्योंकि IPP 3 ही तरीके हैं ना, बिजली के अंदर पैसे कम करने के। आप टैक्सेस कर लें जो कि मुश्किल लगता है, लाइन लॉसेस कर लें, वो कोई मुझे रिफॉर्म्स नहीं नज़र आ रहे। तीसरा जो है IPPs की ऑडिट करवाए बगैर कान से पकड़ के अगर वो ना रीनेगोशिएट किया तो ये नहीं चलेगा। ये जो 18 IPPs पुरानी जो 30 साल वालों से मसला हल नहीं होगा। वो कह रहे हैं 10 रुपए पर यूनिट हम कम करने जा रहे हैं हफ्ते में, कैसे करेंगे? मुझे आपको क्या समझ लगी है? सर पहली बात तो ये कि हो नहीं सकता। अभी गन पॉइंट पे जो है ये सबको कह रहे हैं कि आप उस दिन आप उड़ान प्रोग्राम में थे कि नहीं थे? मैं गया हुआ था, तो वजीर आजम साहब ने वहां पे इस बात को छेड़ा। इन्होंने कहा जी हमने तमाम IPP को बुला दिया है कि हमने कहा कि आपने बहुत कमा लिया, अब कमाएंगे उससे। अगर आप ये जस्टिफिकेशन देकर किसी को गन पॉइंट पे किसी की ये करेंगे, अगेन ये वही लोग हैं जिनकी जो है क्रेडिबिलिटी है, जो बाहर से पैसा लाते हैं। जब इनके मैसेजेस बाहर जाएंगे तो who will invest with you? ये तो बड़ी जिसे कहते हैं, या तो आप वैसे मेरी इस पे थोड़ी सी आपसे राय मुख्तलिफ है।
बल्कि मुझे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि ये गन पॉइंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ तफ्तीश कराने की जरूरत है। ये मैलाफाइडी और करप्ट डील्स हुई हुई हैं, आप इसका ऑडिट करवा लेंगे तो पता चल जाएगा कि ओवर इनवॉइसिंग हुई है और उन्होंने क्या, उसके बाद ये इसके अंदर ये नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट ही फ्रॉडुलेंट हैं, तो वो गन पॉइंट वाली तो बात ये तफ्तीश करवानी है। नहीं सर, बात मसला पता है क्या है, ये जो हमारी हुकूमत जो है ना वो कॉन्ट्रैक्चुअली गलती कर सकती है जब ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, दे हायर वेरी गुड लॉ फर्म्स, जब ये किसी एग्रीमेंट में जा रहे होते हैं तो ये अपने जो लूपहोल्स होते हैं ना उनके, वो उसको बड़ा कॉन्ट्रैक्चुअली बाइंडिंग कर सकते। ये सारे के सारे लोगों ने इंटरनेशनल गारंटीज दी हुई है, ये अगर अपनी इंटरनेशनल गारंटीज इन्होंने विड्रॉ कर ली जाके तो पता लग जाना है। जैसे आपको याद होगा वो रिकोडिक में हुआ था 2007-8 में, तो ये अभी उनको बुला कर के जी आप देख लें, यूं कर लें, वो कर लें, आपके साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ठीक है। लोकल जो यहाँ के बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ था, शायद उनकी कोई वीकनेसेस हो या कोई ऐसी चीज हो जिसपे जैसे आप भी बात कर रहे हैं, लेकिन जो इसके अलावा एक बहुत बड़ा सेट है, वो जो है कैसे कन्विंस होगा। मेरा अपना ख्याल ये है कि जब ये मैसेज जाएगा कि आपने किस तरीके से टैरिफ को नीचे लेकर आए हैं, ये बड़ा नेगेटिव परसेप्शन जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि सरकारी महकमों में जब रिश्वत चलती है कोई भी अप्रूवल के लिए, वही फिर जो है एक अरसे के बाद वही सरकारी इदारा जो है उस अप्रूवल को कहता है कि ये इलेजिटिमेट था, क्योंकि अफसरान चेंज हो चुके होते हैं। और फिर वो जो है, जैसे आपको बड़ा फेमस याद होगा ये नस्ला टावर कराची का, नस्ला टावर जो है कराची में बिल्डिंग कंट्रोल वालों ने जो भी है जिस तरीके से उसको अप्रूवल दिया, और उसके बाद जब लोगों को बिक गया, फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उसको उन्होंने कहा ये इलीगल बना हुआ है। अब वो इलीगल बने में उसको तोड़ा भी उन्होंने जिन्होंने अप्रूवल किया। तो ये वही वाली कहानी है, आपने जब एग्रीमेंट किए, अब आप तो गवर्नमेंट की साइड से आपने जल्दबाजी में कर दिए, सामने वालों ने अपने एग्रीमेंट्स पक्के बनाए होंगे। आई कैन टेल यू, मैंने वो आप भी दोबारा जो गौर एजाज साहब ने पिटीशन सुप्रीम कोर्ट पे दी है ना, बड़ी मेहनत की गई है उसमें, और कॉन्ट्रैक्ट जो है एक बड़ा मुरवजा असूल होता है कि अगर फ्रॉडुलेंट हो, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट भी किया हुआ था उसकी भी वायलेशनें हुई हुई है ना। पहले तो उसको छोड़ भी दें कि जी वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, फ्यूल के जो यूजेज है उसके अंदर जो ओवर इनवॉइसिंग है या उसके अंदर जो झूठ बोले गए हैं, और वैसे भी ज़्यादातर बाहर की छोड़ दें, जो लोकल कंपनीज हैं उन्होंने यहीं पे बिजनेस करना ना, गवर्नमेंट के पास बड़ा लेवरेज होता है। सो ये जो डराया जाता है कि जी वो देखे फिर यहाँ कोई बिजनेसमैन वैसे ही नहीं आता यहाँ पे, कौन सी FDI यहाँ पे आ रही है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये जो डराया जाता है कि कोई आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो देखें फिर वो करेंगे तो फिर वो होगा। भाई नहीं, ये 30 साल से इन्हीं दो गवर्नमेंट्स के दौर में ज्यादा हुए हैं, 2014-15 में सबसे ज्यादा खौफनाक इन्हीं के गवर्नमेंट के हुए, तो इनके ही अपनी कंपनियां भी बीच में शामिल है, इसलिए नहीं होने देंगे तफ्तीश। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आज के दौर में भी KP हुकूमत अपनी पानी की बिजली से जो है ना बिजली घर बना रही है, और हमने भी अपने वसाइल से नहीं, वर्ल्ड बैंक ADB से कर्ज लेकर बना रहे हैं। उसके बावजूद हमारी जो बिजली बनाने की लागत आ रही है 10, 11, 12 रुपए आ रही है। तो ये हुकूमत को 60, 70 रुपए में जो आपने बात बोली है, फिर महंगे फ्यूल, दरामदी फ्यूल, ये वो, साहिवाल में कोयले का प्लांट लगा दिया, कराची से ऑल द वे कोयला इंपोर्ट होता है, फिर वहां जाता है ट्रकों में, वहां से बिजली बन के फिर पता नहीं दुनिया के किसी और कोने में पाकिस्तान के जारी होती है। तो ये सारा का सारा उस वक्त के लिए वक्ती तौर पे, जैसे इसीलिए मैंने नस्ला टावर की आपको एग्जांपल दी कि वो वही इदारा जो है पहले करवाता है और फिर वही इदारा उसको अंडू कराता है, लेकिन उसका नुकसान क्या होता है, फिर आम आवाम का कॉन्फिडेंस उड़ जाता है, जेन्युइन इन्वेस्टर्स का भी कॉन्फिडेंस उड़ जाता है। तो ये इतना आसान नहीं है। अगर ये कर भी लेते हैं, आप इसके देखेंगे इसके बड़े फार रीचिंग इफेक्ट्स होंगे आने वाले सालों में। लोग बड़े इसको कंसीडर करेंगे, ये इंटरनेशनल न्यूज बनेगी कि इस तरीके से रिवोक हुआ है या इस तरीके से जो है ये टैरिफ नीचे कराया गया है। मैंने तो बात यह कि आज के दौर में भी 11-12 रुपए की जब बिजली बनती है पाकिस्तान में, महंगाई के दौर में, आज से 8 साल पहले जब जो नवाज शरीफ साहब ने 2015 की पॉलिसी दी थी, उस वक्त 6 रुपए की बिजली बननी चाहिए थी, ये 60 रुपए कहां तक क्यों पहुंच गई। तो पहले तो आप जिन्होंने ये मुआहदे किए थे, जिन्होंने हमारी तरफ से एग्रीमेंट साइन किए थे, उनका कौन मुहासबा करेगा। आप जो है वन साइडेड मुहासबा कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो है जोर चलता है, आप जो है ताकत में है, तो आप किसी को भी यूं दबा लें। ये तो ना हुआ ना, दोनों साइड पे बात करें ना।
ये बिजली मजा का है, तो ताकि एनर्जी आगे का मसला हल नहीं होता, जिसकी वजह से मईशत भी नहीं होगी। सरवत मुझसे प्रोग्राम के शुरू में इब्तिदा में ये शिकायत कर रही थी कि आप लोग बहुत ज़्यादा फाइनेंस टेक्निकल खेलना शुरू करते हैं। आम आदमी का मसला जो है सबसे बड़ा महंगाई का है। तो वो जो क्लेम है कि जी पहले 4.9 भी नहीं, 4.1 पे उन्होंने बता रहे हैं और वो बड़ी इसकी दाद मांग रहे हैं कि जी इन्फ्लेशन हमने कर दिया है। महंगाई की अच्छी आम आदमी के लिए खबर है कि नहीं है, सस्टेनेबल है ये? देखिए जी, सबसे पहले तो जो ज्यादा दूर ना जाएं, जिस 4.1% में महंगाई की बात कर रहे हैं उसमें जो है सबसे ज्यादा महंगा जो चीजें हुई हैं वो एक आम आदमी की इस्तेमाल की दाल, प्याज, टमाटर, गोश्त, ये तमाम चीजें महंगी हुई हैं। अब जो महंगाई की जो आपको शरह बता रहे हैं उसमें ये बिजली की कीमत बताते हैं कि 6.5 रुपए यूनिट है। और मजे की बात यह है कि ये कह रहे हैं कि बिजली की कीमतें गिर गई। वो जो विंटर पैकेज नहीं दिया इन्होंने अभी, उसकी वजह से उन्होंने 6.5 से भी कह दिया कि सस्ती हो गई बिजली। तो वो सरवत के लिए बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है, वो बड़ा अच्छा समझती होंगी। लास्टिक है ना, लास्टिक को आप खींच खींच के एक जगह आती है कि उसके बाद लास्टिक मजीद नहीं खींच सकते। तो वो जो कीमतें हैं वो इतनी स्ट्रेच हो चुकी हैं कि वो एक आम आदमी के बस की बात ही नहीं रही। कि अब ये जो कहते हैं महंगाई कम होगी, महंगाई की रफ्तार कम होगी। अब वो इकोनॉमिक्स में एक आप लोग भी, हम आम जबान में भी बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अगर किसी एक चीज की कीमत इतनी बढ़ जाए तो फिर वो इंसान उस चीज को खाना पीना छोड़ देता है और उसकी जगह कोई सस्ती चीज सब्स्टिट्यूट कर देता है। तो वो जो है उस सस्ती चीज को खाता है। तो ये इस गलत फहमी में बैठे हुए हैं कि जी वो महंगाई कम होगी। महंगाई किस चीज की कम हो गई है? वो आलमी मार्केट में फ्यूल कम हुआ तो फ्यूल, उससे क्या किराए कम हुए, उससे क्या बिजली कम हुई। 800% गैस की कीमतें बढ़ाई हैं इन्होंने, बिजली की कीमतें आपके सामने बढ़ी हैं। इसके अलावा जो है स्कूलों की फीसें आप चेक कर लें जाके, कोई स्कूल जो है अपनी फीसें जो है उसने, तो ये आम आदमी की तो ये खाने पीने की चीजें हैं, वो तो कट रहे हैं, वो तो कट चुके हुए हैं। और ये तारीख में पाकिस्तान में 1975 के बाद, 1975 जो दुनिया में ऑयल एम्बार्गो लगा था उस जमाने में, उसके बाद 2 साल मुसलसल 60% महंगाई, 60% एवरेज औसत, वरना तो 100, 150, 200% कीमतें बढ़ी हैं। इतनी बड़ी महंगाई कभी नहीं बढ़ी। और उसके बाद कह रहे हैं कि जी अब महंगाई बढ़ना कम हो गई है। एक मिसाल मैंने उस दिन दी, ये इसी तरीके से जैसे महंगाई की बात हो रही है ना, किसी इनके वजीर ने शायद अता तारण ने बोल दिया कि मुल्क में बेरोजगारी की भी रफ्तार कम हो गई है। ये नहीं बोला बेरोजगारी कम हो रही है, रफ्तार, यानी कि पिछले साल अगर 1.5 करोड़ लोग बेरोजगार हुए थे तो इस साल उस 1.5 करोड़ के अलावा सिर्फ 80 लाख बेरोजगार हुए। तो उसमें मैंने वो कह लें कि टाउंट मारा, इनको ताना दिया। मैंने कहा एक वक्त आएगा जब तमाम लोग गरीब जो है पाकिस्तान के हो जाएंगे तो उसके अगले साल बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह इस साल नया एक भी गरीब नहीं हुआ। और भाई कोई बचा ही नहीं गरीब होने के लिए, अगर सारे के सारे हमने गरीब कर दिए तो ये किसी दिन ये भी बोल देंगे साल 2 साल बाद। सिर्फ वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है 1.30 करोड़ लोग इस साल सतह गुर्बत के नीचे आ गया। बिल्कुल, ये नंबर अब मैं इसी पे ही आने वाला था आपके पास कि वो जो पॉवर्टी लाइन से 1.30 करोड़ वो जो लोग आ गए हैं, अगर ये महंगाई कम हो गई है और बेरोजगारी कम हो गई है तो ये पॉवर्टी का ये फिगर क्यों है? मैं अच्छा किया कि आप खुद इस पे आ गए हैं। प्लीज कैरी ऑन। देखें सर, बात ये है कि बड़ी सिंपल सी मैथ्स है। आपके सामने अभी इन्होंने खुद कह दिया 0.92% जो है तरक्की हुई है हमारी। आप उसको 1% गिन ले और बढ़ा ले थोड़ा। अगर मुल्क की आबादी जो ऑफिशियल कहते हैं 2.5%, वैसे लोग कहते हैं 3% से बढ़ी है, तो 3% लोग जो है मुल्क के वो जो है जॉब मार्केट में आ रहे हैं और 1% तरक्की हो रही है। और वो 1% तरक्की भी किनकी हो रही है? वो मैंने, आपने मेरी अगर वीडियो देखी हो जिसमें मैंने बताया था जो कंपनियां जो वैसे मगरमच्छ थी, जैसे कि खाद बनाने वाली कंपनियों की खाद की कीमत बढ़ा दी, बैंकों के 22% शरह सूद उनके मुनाफे हो गए, तो ये 1% तरक्की उसकी वजह से हुई। तो अगर मुल्क में 3% के हिसाब से आबादी बढ़ी और 1% तरक्की हो रही है तो 2% लोग जो है उनको जो ऑलरेडी नई नौकरियां मिलनी थी वो ही नहीं मिल रही। अब 2% पाकिस्तान का 25 करोड़ का 50 लाख होता है, 50 लाख लोग होते हैं, तो सिर्फ 50 लाख तो ये आ गए सामने, तो इसलिए गुर्बत बढ़ रही है।
जी, गुर्बत के साथ जो है ये दूसरे फिगर्स अभी ये लेटेस्ट वो आई है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी, ये आज औरंगजेब साहब ने बहुत किया कि हमने 1.5 लाख लोग जो हैं जो मजीद भर्तियां करनी थी वो नहीं कर रहे हैं, और गवर्नमेंट का साइज ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो हम छोटा कर रहे हैं, जबकि बजट के अंदर 25% वो नजर आता है। और मेरे पास अभी लेटेस्ट आज की ये है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक सर्वे आया है जिसमें उन्होंने बताया है कि ये पाकिस्तान 120 मुल्कों के सर्वे में 90 नंबर पे है। देखिए सर, पहले तो ये मैं आपको ये गिमिक भी जो हम इतने लोगों को जो है भर्तियां खत्म कर रहे हैं, देखिए हमारी केपी हुकूमत में भी ना तकरीबन वेकेंट पोजीशन 1 लाख के करीब है। ये वेकेंट पोजीशन वो होती है कि कोई रिटायर हो गया तो उसके बाद उसकी भर्ती होनी है, ठीक है ना, तो ये सैंक्शन पोस्ट कहते हैं इसको। अब इनके हर सूबे में ना सैंक्शन पोस्ट होती है, जिसमें जरूरी नहीं कि हर सैंक्शन पोस्ट में बंदे को नौकरी मिली हो। तो ये इन्होंने उसका ड्रामा जो है बार बार कह रहे हैं कि हम 1.5 लाख लोगों को नौकरी से निकाल रहे हैं, वो नौकरी में है ही नहीं, उनको आपने लाना था, सैंक्शन पोस्टें थी उनको आपने लाना था। तो ये जो एक मैसेज बार बार दे रहे हैं कि हमने 1.5 लाख लोग, ये इनका 1.5 लाख का नंबर है, हमारा लाख का है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम निकाल रहे हैं 1 लाख लोगों को या 1.5 लाख को निकाल रहे हैं, वो ऑलरेडी उस जगह पे कोई बंदा बैठा हुआ नहीं है। तो ये बार बार शहबाज साहब और वजीर खजाना वैसे काफी माकूल आदमी है, वो इतनी जो भी रियलिटी की बात है वो बड़े ब्लंटली कर देते हैं। इनको इस पे क्लैरिटी देनी बनती है कि बोले ये कि इसमें कोई लोग अभी नौकरी में नहीं थे। और ये मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि आज मैं उनकी इस बात को मैं क्रिटिकल रहता हूं उनके, पर एक बात कम से कम सच उन्होंने बोल दिया कि हम ये जो कर्जे डॉलर्स में लेके, जिस तरह अभी एक ML1 के लिए जोर लगाया जाता है कि जनाब पहले ही हम डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं, तो कर्जे लेके ग्रोथ करने से बेहतर है पहले आप अपनी इस्लाहात कर लेंगे। उन्होंने आज बड़ा बबांगे दोहल कहा, तो मैं क्रेडिट देना चाहता हूं उनको कि ओपनली ये कहने के लिए। नहीं, मैं आपको बताऊं इनकी कई बातें ऐसी हैं, और मैंने जो है वफाकी हुकूमत में बैठ के देखा है, और वो अपने वुज़रा को बड़े क्लियरली बात और बड़े क्लियर मैसेज, ही इज वेरी क्लियर हेडेड। और सबसे जो अच्छी बात ये कि उनकी किसी बयान में आप ये नहीं सुनेंगे पीपल्स पार्टी ने यूं किया, PTI ने यूं किया, ही इज फॉरवर्ड लुकिंग, और ये बहुत जरूरी है। वरना क्या होता था कि मतलब हमारा वजीर आए या उनका वजीर आए तो अपनी नाकामियां छुपाने के लिए दूसरे के जो है ना बार बार किस्से छेड़ देते थे ताकि अपनी तरफ बात ही ना आए। तो वो आज भी करते हैं, वो शहबाज साहब भी करते हैं, वो एहसन साहब भी करते हैं, वो इसहाक डार साहब भी करते हैं। लेकिन मैंने जो है औरंगजेब को नहीं देखा, औरंगजेब खान साहब को नहीं देखा कि वो बोले जी PTI ये बेड़ा गर्क कर गई या मिफ्ता इस्माइल ये कर गए। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताऊं, इन्होंने किसी के कंधे पे बंदूक नहीं चलाते, किसी के कंधे क्या दूसरा, मगर क्या करें, वो फंसे हुए हैं दाएं बाएं जो है। एहसन इकबाल जैसे लोग बैठे हुए हैं, वो जिस तरह उन्होंने ये उड़ान पाकिस्तान में 60 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट कर दी है और 1000 अरब की उन्होंने जो है ना GDP कर दी है 2035 तक। वो कहते हैं शर्त यह है कि गवर्नमेंट में रखें हमें। नहीं, 9.98% की रफ्तार, मतलब आप सोच रहे हैं भी 0.92 में भी 2 नंबरी है। इसमें भी आपको पता है वो वाला 0.92% इसलिए बढ़ी है कि मुल्क में क्रॉप जो है 13% की रफ्तार से कम हुई है, गिरी है उसकी पैदावार, और स्मॉल क्रॉप्स की पैदावार बढ़ गई है। क्या कभी हो सकता है कि मेन क्रॉप्स की गिर गई और स्मॉल क्रॉप्स की बढ़ गई? इसी तरीके से बड़े कारखानों की मनफी में ग्रोथ और छोटे कारखाने जिसका डाटा नहीं होता उसमें खुद भरना होता है आपने फॉर्म, उसकी जो है कारकर्दगी 8% बढ़ा देते हैं। तो ये 0.92% भी जो है ना ये सिफर ही है। लेकिन अब वो मजबूरी है हमारी, हमारा सिस्टम ही ऐसा है हमारे। जी, लास्ट 1 मिनट में मैं इनके मुझे कह रही मैं क्विकली करना चाह रहा था कि ये जो टारगेट्स जो IMF के जो एक हैं उसमें सूबों का भी सरप्लस भी था और कि जी सूबों ने डिलीवर करना था, जो कि अभी तक वो आपका सूबा समेत उसकी सूरत हाल देखिए। मैं आपकी एक ट्वीट भी देख रहा था कि आपने क्लेम किया है कि आपने डेट की सर्विसिंग के हवाले से कोई फिगर्स दिए हुए थे। 30 अरब रुपए इन्होंने कहा मुंतकिल हमने कर दिया। देखें जी, हमने अपना पहला सूबा बन गया जो कर्ज अपना उतारना शुरू कर दिया। हमने 30 अरब रुपए अलग कर रहे हैं अपने खजाने से, और जो हमारा 700 अरब का टोटल कर्जा है जो शहबाज शरीफ साहब ने नवंबर में सिर्फ 20 दिन में लिए, जो हमारे 77 साल में कर्ज था। तो सूबे का सरप्लस का टारगेट इस साल पूरे साल का हमारा जो था
उसका हमने 178 अरब रुपए, 103 अरब तो पहले 3 माह में कर दिए थे। अब 6 माह गुजर गए, इंशाल्लाह हम 150 अरब के करीब है। तो हम 70-75% बल्कि 80% हम अपने पूरे साल का टारगेट 6 माह में पूरा कर गए अल्हम्दुलिल्लाह। पंजाब वाले भी कह इसमें रहे हैं कि सरप्लस 140 अरब रुपए का उन्होंने भी कर लिया है। उनका तो 300 अरब का टारगेट है, अगर उन्होंने 40 अरब या वो किया तो 50% पीछे है। तो ये भी 6 माह हुए ना, तो पहले लॉस था, फिर एकदम रातों रात 140 अरब का हो गया है। 40 अरब अभी भी बता दूं, इनके बड़े बुरे हालात है माशी। सिर्फ एक बात आपको बताना चाहूंगा कि जब हम आए थे तो हमारे पास जो है ना 10 दिन की भी तनख्वाह नहीं थी। आज हमारे पास हमारे खजाने में 3 माह की एडवांस तनख्वाह पड़ी हुई है। चले ऑन दिस हैप्पी नोट आपने फार्मूला क्या अपनाया है? फार्मूला क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल हमसे बात करने का। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल असलम साहब मौजूद थे। देखने वालों का भी शुक्रिया। इजाज़त दीजिए मुझे, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।